नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। मंदिर, अयोध्या राम मंदिर, उसमें हुए घपले और तमाम चीजों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने वहां पर चंपत राय और बाकी पदाधिकारियों को इस्तीफा देने को कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि किसी भी आपराधिक मामले में सबसे पहले शुरुआत में एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में एफआईआर भी नहीं हुई है। ना ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के मामले में किसी तरह की कोई सुगबुगाहट आगे दिखाई दे रही है। आखिर ऐसा क्यों, समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज श्रीवास्तव जी से। पंकज जी, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया। बताएं हुकुम। पंकज जी, आपके सूबे में उत्तर प्रदेश में सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि अगर भाजपा की सरकार नहीं होती और राम मंदिर में इस तरीके की लूट चोरी डकैती हुई होती और अगर एफआईआर अब तक नहीं हुई होती तो क्या होता? अब आपने हमारे सूबे का जिक्र किया तो वहां कई बार इस तरह की हरकतें जो पहले भी होती रही हैं उसको देखते हुए थोड़ा पलट कर एक बात कही जाती है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हाँ। तो जो राम नाम की लूट है उसकी जगह अब राम मंदिर के माल की लूट में लोग वैसे ही संलग्न हैं कि ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी और जितने बड़े पैमाने पर यह लूट हो, वही बहुत जरूरी है, उसी से मोक्ष मिलेगा। ये बड़े आश्चर्यजनक बात इसलिए है कि ये राम मंदिर वहां जो बना और जो लोग दावा करते हैं कि उनके आंदोलन से बना, हम्म। उन्होंने उस राम मंदिर पर पूरी तरीके से उसके एक एक कदम पर अपना कब्जा बनाए रखा है। और राम मंदिर दरअसल अयोध्या के स्थानीय लोगों या संतों महात्माओं द्वारा संचालित नहीं है। वो एक तरह से आरएसएस के कार्यालय की तरह काम करता है। उस ट्रस्ट में कौन है कौन नहीं है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा निर्धारित किया गया। यहां तक कि चार शंकराचार्य जिन्होंने आपत्ति की थी उन्हें भी उस न ट्रस्ट में रखा गया, ना उनकी कोई भूमिका है। वो लोग कहते रह गए कि कोई भी आप प्राण प्रतिष्ठा होती है, कोई पूजा होती है, तो उसमें ये जरूरी है कि जो यजमान हो वो अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद रहे। हम्म। लेकिन पूजा में यजमान बने नरेंद्र मोदी जी, उनकी पत्नी हैं माननीय यशोदा बेन जी, पर वो वहां उपस्थित नहीं थी, ना उन्हें आमंत्रित किया गया। हम्म। भागवत जी वहां बैठे नजर आए, वो भी ऐसे थे। तो शास्त्र सम्मत वहां पर स्थितियां नहीं है, ये बात धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग या धर्मगुरु लगातार कहते रहे, और जिसमें चारों पीठ के शंकराचार्य भी शामिल रहे। आरएसएस ने जिस तरीके से इसको बनवाया, हम्म। और अब चीजें खुल कर आ रही हैं कि कैसे वहां पर जो इंजीनियर रहे हैं, जो ठेकेदार रहे हैं, वो सब बता रहे हैं कि साहब 40% कमीशन तो मिनिमम था। हम्म। यानी अगर आप एक सप्लाई कर रहे हैं पत्थर की तो उसमें भी कमीशन है। जमीनों का हाल ये था कि औने पौने दाम पे जमीनें खरीदवाई गई और लोगों ने खरीद ली, तो वही जमीन जो 2 करोड़ की थी, उसी तारीख को 4 घंटे बाद ट्रस्ट ने उसे 18 करोड़ की खरीद ली। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, एक बिल्कुल। आपको अनुमान दे रहा हूं इस हाँ। तरह से लूट हुई। यानी वो ट्रस्ट डायरेक्ट भी खरीद सकता था, हम्म। लेकिन इन्हीं के द्वारा तय हुए लोगों ने पहले जमीन खरीदी, फिर उनसे ट्रस्ट ने खरीदी। और ये सारे लोग वहां पर, नोट गिनती हो रही है वहां पर, लोग पैसा दे रहे हैं, चांदी सोना दे रहे हैं, और किसी की रसीद नहीं दी जाती थी। हम्म। जैसे आपने देखा होगा, कई बहुत चर्चा है कि सिंधी समाज के लोगों ने हाँ, 200 किलो वो तो चांदी गिन के लगातार दी। सामने आकर के बोल रहे हैं कि 200 किलो चांदी। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें झूलेलाल जी का चित्र था, हाँ। जो सिंधियों के सबसे पवित्र एक तरह से प्रतीक हैं। हो सकता है उनको ये लगा हो कि भाई उस मंदिर में कहीं उनकी ईंटें भी किसी दीवार में लगाई जाएंगी जहां झूलेलाल जी नजर आएंगे। लेकिन वहां गए और वो साल भर तक पूछते रहे कि भाई क्या हुआ, फोन उठाना बंद कर दिया, जबकि चंपत राय के हाथ में देकर आए थे ये लोग, और उसकी कोई रसीद नहीं दी गई। 5 साल बीत गए। हम्म। अब बहुत दबाव पड़ेगा तो बता देंगे नहीं नहीं वो यहां रखी है वो वहां रखी है, लेकिन असली बात तो यह है कि आपने कोई चीज स्वीकार की है तो उसकी रसीद दीजिए।
5 लाख रुपए तो ये शुरू में ही पकड़ में आ गया कि एक जो गिनने वाला था उसने अपने अकाउंट में जमा किए और एसबीआई ने उसको ऑनलाइन वापस ट्रस्ट कि के खाते में डलवाया। बिल्कुल। इससे बड़ा प्रमाण तो कुछ हो नहीं सकता। हम्म। इस पे तो सीधे एफआईआर, इसमें तो कोई जांच की भी जरूरत नहीं है। मैं वही जानना चाहता था लेकिन वहां पंकज जी, किसी भी आपराधिक मामले में एफआईआर जो होती है वो तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। और हम लोग तो बचपन बिल्कुल, से जब से मैं पत्रकारिता। आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं हाँ। आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। हाँ। जो जिस आदमी ने 5 लाख रुपए गबन किए और उसका आपने वापस करवाया, तो वो तो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो तुरंत हो जानी चाहिए थी। हाँ। या अभी इतने, आप कह रहे हैं एसआईटी बना दी, हम्म। ये एसआईटी थोड़ी है, ये इंक्वायरी कमेटी है। हाँ। एसआईटी के लिए जरूरी है कि पहले एफआईआर दर्ज हो, हाँ। तभी उसका कोई मतलब कानूनी वैध अधिकार बनेगा। अब तो यह है कि इंक्वायरी कमेटी टाइप है, स्टेट को, सरकार को आप अपनी एक रिपोर्ट देंगे और सरकार उसमें कितना मानती है नहीं मानती उसके लिए बाध्य नहीं है वो। और वहां पर जितने लोग हैं, पहले तो उन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। अब ये स्पष्ट हो गया कि सैकड़ों करोड़ लोगों की रुपयों की चोरी हुई है। इसका कोई अनुमान संभव नहीं है, क्योंकि रोज चढ़ावा आ रहा है, रोज गायब हो रहा है। हम्म। तो कितना आया कोई गिनती नहीं, कितना गायब हुआ वो भी कोई गिनती नहीं। तो आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये पिछले, जब से राम मंदिर का 2024 में हुआ, ये प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो तब से लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। आज लगभग 2.5 साल में कितना पैसा आया कितना गया, इसकी कोई मतलब आरा पार है नहीं। ये वहां मामला पर पूरा। सुना है, जी जी। जी, शुरू में पुलिस ने शायद कुछ ऐसा कहा था कि वहां चप्पे चप्पे पर हमें सीसीटीवी लगा देना चाहिए, तो उसका इन्होंने विरोध किया। क्यों किया साहब आपने? उसके बाद जो गणना कक्ष में भी सीसीटीवी है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो 45 दिन बाद ऑटो डिलीट हो जाता है। गायब है वो। क्यों हो जाता है? हम्म। क्यों हो जाता है? उसकी एक कॉपी क्यों नहीं रखी जा सकती है? तो मुझे लगता है कि इसमें बड़े पैमाने पर लीपापोती हो रही है। लेकिन देश की जनता के बीच ये बात चली गई है कि किस तरह राम के नाम पर इतनी बड़ी लूट हुई। पहले तो इन्होंने वोट लूटा, राम को एक तरह से अपना इलेक्शन एजेंट बनाया, राम पर दावा इस तरह से किया जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और उसके बाद अब वो उनके नाम पर जो चढ़ावा है उसमें इस तरह की लूट हो रही है कि खुद नृपेंद्र मिश्र जो पीएमओ के साथ जुड़े हैं, इस ट्रस्ट से भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं डकैती। हम्म। अब अगर डकैती हुई है तो सबसे पहले तो राम मंदिर में जो लोग भी वहां पर मौजूद हैं, जो इस सारा काम कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग चंपत राय, हम्म। उन सबको तो हिरासत में ले लेना चाहिए और उनकी पूछताछ होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो नृपेंद्र मिश्र डकैती कह रहे हैं और सरकार एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। हम्म। ये एक अद्भुत, एक तरह से लीपापोती का प्रकरण हमारे सामने है। और मुझे लगता है कि इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए, जमीन खरीद और तमाम इस तरह की हरकतों की एक बड़ी वजह बनी थी जब 2024 में ये अयोध्या में चुनाव हारे थे। हाँ। अयोध्या के लोग देख रहे हैं, मैं भी बचपन में वहां बहुत गया हूं, मेरे मेरे रिश्तेदार निकट वहां पर रहते थे। वहां पर हर गली में एक राम मंदिर था बिल्कुल। और सब अपने को राम जन्मभूमि कहते थे, क्योंकि उनके लिए पूरी अयोध्या ही राम जन्मभूमि थी। कहीं सीता रसोई लोग बताते थे, कहीं कुछ बताते थे, कहीं दशरथ का महल बताते थे। जाहिर है उसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, लेकिन लोगों ने आस्था के जरिए बना लिया था। अब राम मंदिर के निर्माण के जरिए एक तो तमाम जो वहां दूसरे मंदिर और वो सब थे, उनको एक तरह से हाशिए पर इस तरह फेंका गया कि आप जल्दी वहां पहुंच नहीं सकते। रास्ते रोक दिए गए, 50 जो गलियां थी उन सब पर बैरियर लगा दिए गए, और बैरियर उठाने और गिराने के नाम पर भी भयानक स्तर का भ्रष्टाचार वहां पर है। हम्म। तो राम मंदिर ने अयोध्या की जो पूरी संस्कृति है, जो एक बड़ी तीर्थ जैसी थी, उस तीर्थ स्थल को एक टूरिज्म प्लेस के रूप में बदल दिया, जहां बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े पूंजीपति, उनका अपना एक कोई सेंटर बन रहा है और कभी 2 साल 3 साल में एक बार वो आते आएंगे। इस तरह की स्थितियां हैं। तो पूरे अयोध्या के उस चरित्र पर एक अजीब तरीके का वहां पर ये प्रहार हुआ है। और अब तो ये साफ है कि आरएसएस के लोगों के निर्देश पर, कोई और बात होती तो लोग तुरंत कहते आरएसएस हाँ। वालों ने चोरी की, लेकिन इनके यहाँ तो कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, कोई मेंबरशिप है नहीं, वो कह देंगे हमसे क्या मतलब। हाँ।
तो लेकिन सारे ही वो लोग भाई, जो वहां पे अनिल मिश्रा का नाम आ रहा है, वो तो अवध क्षेत्र के कार्यवाह हुआ करते थे, या ऐसे तमाम लोग। खुद चंपत राय आरएसएस के कितने बड़े पदाधिकारी हैं, आप सब जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद भी आरएसएस का, बजरंग दल भी आरएसएस का, ये सारे लोग, जो मंदिर निर्माण समिति है अब वो वही भी है। आरएसएस की, और पैसा गायब हो रहा है वहां पर बोरों से भरकर हर हफ्ते। एक नाम आ रहा है, कोई गोपाल राव या किसका आ रहा है, हर हफ्ते एक बोरा लेकर वहां से बाई ट्रेन जाते थे कर्नाटक, और वहां से हवाई जहाज से खाली हाथ आते थे। उस बोरे में क्या होता था? तो क्यों ना माना जाए कि यहाँ राम मंदिर पे चढ़ावा और जितनी भी सोने चांदी हीरा मोती या जो भी कीमती धातुएं हैं, उनको लूटने का बाकायदा एक एक जैसे एक पूरा सिस्टम संचालित हो रहा था, जो सामने आया है। और इसमें जाहिर है कुछ लखनऊ दिल्ली का भी संघर्ष नजर आ रहा, जिसकी वजह से ये खबरों में है, अन्यथा ये तो खबर में भी नहीं ये सब बातें आती। जी। पंकज जी, लेकिन हम लोग जब से पत्रकारिता शुरू की, क्राइम कोर्ट हमने खूब देखा, तो ये कहा, ये पढ़ा, खूब पढ़ा हमने कि, और हर आदमी जानता भी है कि एफआईआर जो है, कोई भी आपको अपराध पता चले तो तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। अगर एफआईआर तुरंत ना हो तो उसका लाभ अक्सर आरोपी को मिलता है, और खामियाजा उठाना पड़ता है जांच एजेंसियों को, क्योंकि सबूत मिटा दिए जाते हैं, साक्ष्य साफ कर दिए जाते हैं, लूट का माल जो है वो ठिकाने लगा दिया जाता है। तो ये सब क्या है, इन्हीं सब चीजों के लिए समय दिया जा रहा है क्या? क्या पूरा पाक साफ कर लीजिए, उसके बाद कार्रवाई का एक नाटक किया जाएगा? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि नीयत क्या है, सरकार की नीयत क्या है। जरा जरा से मामलों में सरकार जो है बुलडोजर लेके घर तोड़ने पहुंच हाँ। जाती है। हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार, एफआईआर भी दर्ज नहीं होता, यानी किसी घर के किसी एक व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है, हम्म। और आप उस घर को गिरा देते हैं जिसमें न जाने कितने निर्दोष लोग रहते हैं। हम्म। कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, कोई ना कोई बहाना निकाल के कि ये साहब नक्शा में गड़बड़ी है, ये है वो है, आप तुरंत घर तोड़ देते हैं। क्या वहां जो अनिल मिश्रा या तमाम लोग हैं जिनकी संपत्तियां हैं इस पूरे प्रकरण से जुड़े, आज तक कहीं बुलडोजर घूमा है? हम्म। ये जाहिर है इसमें कुछ छोटी मछलियों को ये लोग बलि का बकरा बनाएंगे, उन पर गाज गिरेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी लूट है। बड़े सब सभी बड़े लोगों को बचा लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जिन चंपत राय के निर्देश पर यह सब कुछ हुआ है, हम्म। जिनकी आंख के नीचे सब कुछ हुआ है, वहां एक चपरासी की भी नियुक्ति बिना आरएसएस की सहमति बिल्कुल। से संभव नहीं। हम्म। तो वहां पर सबसे पहले तो चंपत राय के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इन हम्म। सबको हिरासत में लेकर तब वहां पर एक जांच होनी चाहिए तमाम लोगों की। अब जो पैसा गया, जो धातुएं गई, जो सोना चांदी गया, उसका कौन प्रमाण देगा? कोई नहीं देगा। कोई सीसीटीवी भी नहीं, 45 दिन बाद ऑटो डिलीट, ऑटो डिलीट, आप कहां पर आप पा सकते हैं? तो पूरे सिस्टम को इस तरह बनाया गया था कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आए, पैसा आए, सोना चांदी आए, उसको पार कर दिया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और आम मुझे आदमी। लगता है हाँ। कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो इसमें सक्रिय हैं, और जिन्होंने राजनीति से लेकर धर्म तक को एक धंधा बना लिया है, हम्म। और जो बड़े पैमाने पर संपत्ति का संकेंद्रण करने में जुटे हैं, और उससे इस देश की राजनीति को प्रभावित भी किया जा रहा है। जी। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो उन्होंने कल एक बड़ा आरोप लगाया कि ये जो राम मंदिर की जो लूट है, इसमें भाजपा भी शामिल है, और जो देश भर में विधायक सांसद खरीदे जा रहे हैं उसमें भी ये पैसा इस्तेमाल हुआ है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब मैं अभी आपसे मैंने यही कहा, राजनीति को प्रभावित किया जा रहा है, उसका सीधा मतलब ये पैसा कहां से आता है? जो हम जानते हैं कि हाँ। 50-50 करोड़ रुपए में एक एक विधायक खरीदा जा रहा है, सांसद कितने में खरीदे जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। एक पूरे देश में एक पूरी एक एक तरह से अभियान चल रहा है, ऑपरेशन लोटस से लेकर अब हाँ। पता नहीं कौन कौन सा ऑपरेशन हो गया है। हाँ। और ये पैसा कहां से आ रहा है? जाहिर है व्हाइट मनी तो है नहीं, बिल्कुल। ये कोई बैंक से चेक से तो ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है। और अंधा भी जानता है कि पैसा इसमें किस बड़े लेवल पे इन्वॉल्व है। तो पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा ऐसी ही जगहों से आ रहा है। वो आप जानते हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर जो एक केयर फंड बना, जिसमें भारत सरकार की मुहर बनी हुई थी, प्रधानमंत्री का नाम था, उसके लिए कह दिया गया कि ये तो निजी निजी एक संस्था है, ये आरटीआई के दायरे से बाहर है।
अब उसमें प्रधानमंत्री नाम है, इसलिए इस देश के तमाम सार्वजनिक उपक्रमों ने उसमें पैसा दिया था। तमाम इस तरह के लोगों ने पैसा दिया था जो इस भरोसे पर दे रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष होता है। हाँ। और इन्होंने उसमें कितना पैसा इकट्ठा किया आप जान नहीं सकते हैं इसको। आरटीआई से बाहर है भाई, पब्लिक को जानने का ही अधिकार नहीं। आरटीआई से बाहर है। हाँ। तो वो पैसा जो विधायक और सांसद खरीदने में लग रहा है वो कहां से आ रहा है? वो यहीं से आ रहा है। और आप इस पे कुछ बोलिए, कोर्ट आप जा नहीं सकते, कुछ ज्यादा बोलिए तो मानहानि की बात करने लगेंगे। लेकिन पूरी जनता देख रही है इस बात को, देश देख रहा है। पंकज जी, आपने और हमने टीवी में भी लंबा समय गुजारा और कुछ समय तो साथ भी गुजारा, एक लंबा समय। ये पहले हम लोग जब थे टीवी में तो अक्सर कम से कम ऐसा होता था कि अखबार कोई बड़ी स्टोरी ब्रेक करता था तो टीवी उसका फॉलोअप बहुत बड़ा करता था और टीवी उस खबर को आगे ले जाता था, अलग पैमाने पर ले जाता था। मोहन यादव जी की खबर आई कि किस तरीके से उन्होंने और उनके परिवार ने पूरे उज्जैन के आसपास ना राम को छोड़े ना महाकाल को छोड़े, लोग ये भी कह रहे हैं, तो महाकाल उज्जैन के आसपास की जमीन खरीदी। कोई चर्चा ही नहीं टीवी में, तो ऐसी शांति छाई हुई है जैसे कोई खबर आई नहीं। इंडियन एक्सप्रेस का उस दिन का अखबार शायद उन्होंने देखा ही नहीं। अब विक्रांत जी, हम लोगों ने 2014 के पहले साथ में काम किया है हम्म। और दसियों साल उसके पहले सब देखा है टेलीविजन का पूरा डेवलपमेंट। हम लोगों के जमाने में आप अच्छी तरह जानते हैं, जो भी सरकार की पोल खोलने वाला हाँ। हो, कोई बड़े अधिकारी की पोल खोलने वाला हो, कोई मंत्री की पोल खोलने वाला हो, उन्हीं खबरों को ब्रेकिंग न्यूज मानकर, यहां तक कि पीटीसी उसी में एक मानी जाती थी। अखबार में बाईलाइन तभी मिलती थी हाँ। जब आप सरकार की आंख में आंख डाल के कोई ऐसा सच बताएं जो सरकार देखना नहीं चाहती। हम्म। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने किसी भी वजह से, हालांकि उसमें भी बहुत कमी आ गई, लेकिन कम से कम एक खबर दी। हाँ। और ये खबर इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मुख्यमंत्री है जो खुद जमीन के कारोबार में है हम्म। और उसे पता है कि मास्टर प्लान में उज्जैन के महाकाल के पास किस तरह से विकास होगा, किस तरह से सड़कें बनेंगी, और उसी की कंपनी, उसी का परिवार, उसी के लोग उसी जगह पर जमीन खरीद ले रहे हैं, हम्म। करोड़ों की जमीन खरीद ले रहे हैं। और जब वो मास्टर प्लान सामने आएगा, ये सब चीजें बनने लगेगी, तो वो करोड़ों की जमीन अरबों में हो जाएगी। हम्म। ये एकदम खुला घोटाला है, इसमें कोई बहुत जांच की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय जो मीडिया है वो उसके एक तरह से प्रचार निदेशालय में बदल गया है। हम्म। यानी अब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जरूरत नहीं है। इस देश में ज्यादातर जो टेलीविजन है या ज्यादातर अखबार भी हैं, कुछ अपवाद छोड़ दें, तो वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में बदल गए हैं, उनके सूचना विभाग में बदल गए हैं। और उन्हें इस बात की कोई शर्म भी नहीं है कि इतनी बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा खुलासा हुआ है, तो उस पर कम से कम कोई कुछ नहीं तो रिपीट ही कर दें, आगे बढ़ के ना करें। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि ये सारे जो चैनल्स हैं वो कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं। उन पूंजीपतियों का इस सरकार के साथ सीधा एक ऐसा संबंध है कि दोनों एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। अगर विधायक सांसद खरीदने में कुछ पैसों की कमी पड़ जाती होगी कभी, तो वो कहां से आता है? तो जाहिर सी बात है वो इनके हितों के लिए नीतियां बनाते हैं और वो इनके राजनीतिक हितों को बरकरार रखने के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं। तो पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, यह जो पूरा खेल है, इसी में भारत इस समय, पूरा भारत एक लूट तंत्र का शिकार हो रहा है। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस तरह का मीडिया परिदृश्य हमारे सामने है। इस खबर को लोगों से छिपाने की एक पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के लोग इस खबर से अब वंचित रह पाएंगे। इसी दौर में एक सोशल मीडिया के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर चीजें फैल जाती हैं। कोशिश तो शुरू में यह भी हुई थी कि राम मंदिर की बात जो लूट है वो भी सामने ना आए, लेकिन फिर धीरे धीरे आपने देखा कि किस तरह हाँ। से, हालांकि मैं मानता हूं कि उसमें राजनीतिक झगड़े का भी एक बड़ा हाँ। मसला है, क्योंकि जिस अखबार ने इसको आगे बढ़ बढ़ हाँ। के छापा वो एकदम भारतीय जनता वो पार्टी का एकदम भोंपू भाजपा का बन गया। बिल्कुल खुलेआम कहते हैं भाई कि मुखपत्र है। हाँ। और वो राम मंदिर आंदोलन में अफवाहें फैलाने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। इस हाँ। पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बाकायदा इस पर संज्ञान लेते हुए अपनी रिपोर्ट में इस बात को दर्ज भी किया था। तो हाँ। आज वो अगर वहां की लूट के बारे में बात कर रहा है तो जाहिर है उसके पीछे भी कोई एक लॉबी है जो हाँ। इस घटना को सामने लाना चाहती है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में कोई बदलाव करना चाहती है। जी।
तो एक चीज, क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो कहा जाता है कि दिल्ली से संघर्ष चल रहा है, वो इसमें इस खबर के जरिए वो भी खुलकर सामने दिखाई देता है? एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, हम्म। योगी सरकार या खुद योगी आदित्यनाथ, उनका राम मंदिर में किसी भी तरह हाँ। से स्वागत नहीं है। हम्म। न वहां के संचालन में, न वहां के ट्रस्ट में से हाँ। पूछा गया, न हाँ। वहां पर जो जो कुछ भी होता है उसमें योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका नहीं है। तो एक तरह से वहां वे बेहद दरकिनार किए गए हैं। और आपको ये भी पता ही होगा कि वहां की लूट की खबर चलती रही हफ्तों तक। हाँ। जब तक ट्रस्ट ने औपचारिक रूप से नहीं कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, तब तक हाँ। सरकार ने कुछ भी नहीं किया, एसआईटी भी गठित नहीं की। हाँ। तो एसआईटी गठित ट्रस्ट के कहने के बाद की गई है। तो अब उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई केंद्र और राज्य के बीच एक खास तौर पर तनातनी है। अमित शाह को माना जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन उनकी राह में एक रोड़ा है जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री ये लोग नहीं बनाना चाहते थे। पहले मनोज सिन्हा का नाम था, वो लगभग मतलब घोषित हो गया था, हम्म। लगभग घोषित हो गया था। और दूसरे नंबर पर केशव प्रसाद मौर्य थे, जो उस समय अध्यक्ष थे बीजेपी के, जिनके नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया था। लेकिन फिर योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक विभाजन के एक नए दौर में भारतीय जनता पार्टी को ले जाना था, ताकि वोटों का जो पूरा ध्रुवीकरण हो वो नए कई दूसरे स्तर पर हो, जो किया भी इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने। तो कुल मिलाकर इसको शायद, चूंकि ये उस तरह से भारतीय जनता पार्टी में रहे भी नहीं योगी आदित्यनाथ, इनका एक अलग संगठन था हिंदू युवा वाहिनी, जो कई बार भाजपा के खिलाफ भी चुनाव लड़ते थे गोरखपुर के इलाके में। तो उस तरह से ये मोदी और अमित शाह के नियंत्रण में नहीं है, जैसे बाकी जगह पर वो जिसको चाहते हैं बना देते हैं, हम्म। पर्ची लिख के भेज देते हैं, वो आदमी मुख्यमंत्री हो जाता है। तो योगी आदित्यनाथ की अपनी एक हैसियत बनी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कभी फायदेमंद भी है, उसकी शक्ति भी है, कई बार वो सीमा भी है। लेकिन केंद्र के साथ उनकी एक उठापटक नजर आती है। आपको याद होगा अरविंद शर्मा नाम के एक पूर्व आईएएस हाँ, अधिकारी को भेजा गया था उत्तर प्रदेश, बताया वहां गया दिल्ली विधान से परिषद। जाएंगे। हाँ। उन्हें लंबे समय तक तो मंत्री बनाया ही नहीं योगी आदित्यनाथ ने, जो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के व्यक्ति माने जाते थे। और बहुत बाद में बहुत कहने सुनने पर जब वो बने भी, तो उन्हें उनकी भूमिका ही लगभग नगण्य कर दी गई। तो हाँ। ये लड़ाई तो हम बहुत साफ देख रहे हैं। और इसमें यह भी डर रहा है कि अगर एफआईआर हो जाएगी और कुछ मामला हो गया, तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ के हाथ में भी कुछ कार्ड ऐसे आ जाएं जो हम्म। केंद्र के लिए असहज करने वाले हों। और उधर यह भी माना जाता है कि यहां पर जो कुछ हुआ उससे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कमजोर भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति के ये ढाई चाले हैं। हम्म। कहा जाएगा किधर ऊंट करवट बैठेगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि आस्था के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है। और अब जो लोग, ये नारा लगता था कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो अब हम्म। उसका लोग दूसरा अर्थ भी हाँ। लगा रहे हैं कि अयोध्या में तो इन्होंने जो किया वो आपके सामने है, ऐसा ही कुछ मथुरा और काशी में भी होगा। और मथुरा में तो पिछले दिनों एक महात्मा जी ने हाँ, फूल से फूल की चिट्ठी चिट्ठी लिखी लिखी। और ये बताया है कि वहां हजार करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। अब मैं तो ये सोचता हूं, जो लोग आस्थावान लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए कि भगवान को न चढ़ावे की जरूरत है, न भगवान को सोना चांदी चाहिए। आप भगवान को क्या दे सकते हैं? अगर आप आस्था वाकई आपकी ईश्वर पे है, तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, निर्गुण है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं, और आप जाके उसके ऊपर सोना चांदी बरसाते हो। तो ये सब सोचना चाहिए कि ये किसके लिए आप देते हो, जिनके लिए देते हो वही ले जाते हैं। ये बहुत पुराने समय से हो रहा है। बिल्कुल। एक सज्जन ने तो ये भी कहा कि अगर शाखा मृग होते तो महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट नहीं पाता। तो हम्म। हमने पूछा क्यों? कहा ये पहले ही चंपत कर जाते, कुछ उसके लिए बचता ही नहीं। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरह लोग क्या क्या चर्चा कर रहे हैं। और इसका जनता के बीच बहुत ही एक बड़ा असर पड़ेगा, और मेरा ख्याल है इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। जी। एक मेरा अंतिम सवाल पंकज जी, कि क्या प्रधानमंत्री, क्योंकि जब ये ट्रस्ट बना था या राम मंदिर का जब पूजन हुआ, आपने पूरा वृतांत बताया, प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका थी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बड़ी भूमिका थी। अब तक उनकी तरफ से कोई इस मामले पर बयान नहीं आना। क्या
ये भी थोड़ा चौंकाता है, या ऐसा था कि ऐसा लगता है कि इस तरह के मामले में नहीं बोलते हैं? किस तरह से इसे देखा जाए? जाहिर है वो इसको अवॉइड करना चाहते हैं, इस मुद्दे को कम से कम बोलकर, क्योंकि जब भी बोलेंगे उसकी कुछ प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अब ये तो कह नहीं सकते कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, जॉर्ज सोरोस का हाथ है, या कुछ और है। ये देशद्रोही लोग हैं। चंपत राय को तो देशद्रोही कहेंगे नहीं, ना आतंकवादी कहेंगे, ना वहां आरएसएस के जो लोग बड़े बड़े पूरी तरह से, मैंने कहा ना कि राम मंदिर दरअसल आरएसएस का एक तरह से कार्यालय की तरह काम कर रहा है। वहां जो कुछ भी होता है वो सब कुछ आरएसएस ही तय करता है। तो आप किसको बोलेंगे? हम्म। ये चोरी भी तो आरएसएस के ही निगरानी में हुई है। आरएसएस के जो लोग हैं वो तो कहते हैं ना कि आरएसएस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल है। हम्म। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल तो साबित हो रहा है कि डाकुओं का गिरोह है। हालांकि चंबल के डाकू भी मंदिर से चोरी करते थे, हम्म। बल्कि कहा यह जाता था कि वो मंदिर जाते थे और वहां पुलिस को चकमा देके चढ़ावा चढ़ाते थे। हम्म। वो कभी मंदिर से चोरी करे ऐसा तो उत्तर प्रदेश, खासतौर पर चंबल के डाकुओं ने भी नहीं किया है। तो मंदिर पे आस्था जताकर मंदिर को लूटने का ये पहला प्रकरण है इतने बड़े पैमाने पर। बाकी छोटी मोटी चोरियां सेंधमारियां तो कभी भी कहीं भी होती रहती है, लेकिन जो लोग मंदिर का संचालन कर रहे थे उन्होंने व्यवस्थित तरीके से लूट का एक तंत्र बना रखा था, ये पहली बार साबित हुआ। बिल्कुल। और मेरा उम्मीद ख्याल है की ये जानी बेहद जी, गंभीर मसला है। उम्मीद की जानी चाहिए पंकज जी, जिसने भी, क्योंकि राम मंदिर लोगों की आस्था का तो केंद्र है ही, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, तो कम से कम वहां पर चोरी और ये डकैती करने वालों को ना केवल राजनीतिक रूप से बल्कि उनको आपराधिक कृत्य के लिए भी सजा मिले, इसी देश के कानून में सजा मिले, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। शुक्रिया, शुक्रिया विक्रांत जी।